नमस्कार। आज आपको नेशनल अड्डा पे आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने वाले नगर निगम के लिए, जो नगर निगम के आज चुनाव चल रहे हैं 2025 के, उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यूकेडी से मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारी गरिमा जी, इनका तो शायद देहरादून में लगभग अभी पुलिस वाले भी सभी अच्छे से जानते हैं कि किस महिला से बात कर रहे हैं। इन्होंने काफी नाम चमका है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विपिन पुलिस जी वाले हमारे मत साथ। बोलिए, लगेगा मैं अपराधी हूँ। नहीं, अपराधी नहीं है। एक्चुअली आपकी छवि जो है एक अच्छे नेताओं में आती है, तो क्योंकि जो अग्रेसिव रहता है ना अपने काम में, तो उसको सभी जानने लगते हैं, इसलिए उसका नाम आता है। हमारे साथ विपिन जी नमस्कार, आम आदमी पार्टी से हैं। और ये भी आज पिछले काफी साल से कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ ना कुछ अपना एक आम आदमी पार्टी का कुछ परचम लहराया जाए, लेकिन अफसोस कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली की सरकार है तो दिल्ली की सरकार में कुछ ना कुछ और हमेशा कामयाब होती है, कभी ना कभी कामयाबी। जी। चलिए आगे एक चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैं पहले गरिमा जी से 1 मिनट ये क्वेश्चन करूंगा कि अभी 2025 के चुनाव है मैडम, और 2025 में बहुत सारी चीजें अगर आप देखें, निर्दलीय उम्मीदवार बहुत सारे आए हैं। और शायद इस बार हर गली कूचे में देखिए झंडे इतने लगे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको वोट देगा। शायद तो वोट कटेंगे भी। लेकिन अगर आप देहरादून की बात करें तो निर्दलीय के है कि निर्दलीय काफी हद तक इस वक्त चुनाव में लड़े, लेकिन जो चुनाव का मेन मुद्दा है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही मैक्सिमम रहता है। जो समीकरण पुराने हैं। और यूकेडी हमारी बहुत पुरानी है, जिन्होंने पूरी इस उत्तराखंड को बनाने में जितनी मेहनत की है, उनको उतना उसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो मैं गरिमा जी आप ही से क्वेश्चन करूंगा कि अभी जो नगर निगम के जो चुनाव है, पिछला जो कार्यकाल रहा है बीजेपी के टाइम से जो अभी तक पिछला निकला है, आप क्या लगता है कि इस बार कुछ समीकरण चेंज होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? जो पुराना और नए में क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अजेय समझने लगी थी। वो कहीं ना कहीं अहंकार में या सत्ता की हनक में उसे ये लगने लगा था कि अब उसको हरा पाना किसी भी दल की बात नहीं है। और मैं तो इसको और भी शर्मनाक कहूंगी कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो जगह जगह जाकर जिस तरह से समाज को बांटने वाले भाषण उन्होंने दिए, और सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाले जो उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि निर्दलियों को और कांग्रेस को आप वोट देंगे तो अपना वोट खराब करेंगे, क्योंकि ना केंद्र में उनकी सरकार है ना राज्य में उनकी सरकार है। धामी जी आप देखिए कि 2 बार विधायक हैं। जब मुख्यमंत्री वो बने तो वो मंत्री कभी नहीं रहे थे। 2 बार के विधायक थे वो खटीमा से, और खटीमा की जनता ने तब उनको विधायक बनाया जब कांग्रेस की सरकारें थी। तो ऐसे में इसका मतलब धामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि खटीमा की जनता ने अपना वोट खराब किया, उनको एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर। जगह जगह जाकर आप सोचिए, एक मुखिया के मुंह से इतना गरिमा विहीन भाषण सुनना, वक्तव्य सुनना कि निर्दलियों को और कांग्रेसियों को या दूसरे दलों को वोट मत दीजिएगा क्योंकि उनकी तो सरकारें नहीं है। ये छोटी सरकार के चुनाव हैं, शहरी निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोगों का सीधे सीधे डायरेक्ट इससे जुड़ाव होता है अपने जनप्रतिनिधियों से। अपने अपने मोहल्ले के पार्षद के साथ वो शायद रोज सुबह मिलता है, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में। उसके अलावा अपने महापौर को वो हर अपने शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या मूर्धन्य लोगों के जो भी एक गेट टुगेदर होता है उसमें वो अपने महापौर को देखता है। तो जहां एक विधायक मंत्री अनअप्रोचेबल है, अनअवेलेबल है एक आम जनता के लिए, वही ये छोटी सरकारों के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इससे जनता का सीधे सीधे जुड़ाव और लगाव होगा, और जनता ने उसको दिन रात अपने बीच में उस व्यक्ति को देखा होता है। तो एक 1 to 1 जो ह्यूमन कनेक्शन कहते हैं, वो कनेक्शन इसमें दिखाई पड़ता है। इसीलिए हर आदमी इसमें इन्वॉल्व भी होता है। इसीलिए जो आपको इतनी सरगर्मी जो विधानसभा में नदारत थी, जो लोकसभा चुनाव में नदारत थी, वो जो शहर आज जी उठा है, चाहे वो देहरादून हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे काशीपुर हो, शहर का एक एक बच्चा बच्चा बाहर है, सड़कों पर है। वो वजह यही है क्योंकि उनका अपना जाना पहचाना चेहरा चुनाव में उठा होता है, जिसके साथ उन्होंने हंसा होता है, खेला होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 15 सालों का रिकॉर्ड, यहां देहरादून में तो 15 साल की सरकार थी भाजपा की,
और जगह कहीं 5 साल की होगी, कहीं 10 साल की होगी। वो रिपोर्ट कार्ड देंगे नहीं, उपलब्धि गिनाएंगे नहीं, विकास। आप मुख्यमंत्री के बयान उठा के देखिए। मैं चुनौती देती हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को, छुटभैया नेताओं को, जो अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। मुझे मुख्यमंत्री का कहीं कोई ऐसा भाषण बताइए जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया हो, जिसमें उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्य गिनाए हो। हजारों करोड़ों रुपया आ गया यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसको डकार कौन गया आज तक वो नहीं पता। अंकिता भंडारी का हत्यारा या उस केस का वीआईपी कौन था आज तक नहीं पता। प्रॉब्लम क्या हो रही है चौहान जी यहाँ उत्तराखंड में, कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से लगाव होता है। हमारे वहां तो ऐसा जमीर गिरवी करके बैठे हुए हैं ये नेता कि इनको लगाव ही नहीं है उत्तराखंड से। बस एक बार पद मिल जाए, एक बार पद मिल जाए तो लेफ्ट एंड राइट नहीं देखते, अपनी 7 पुश्तों का जमा कर लेते हैं। कम से कम अपने जल जंगल जमीन से तो लगाव करो। ठीक है, तुम्हें पार्क का 5 करोड़ आया स्मार्ट सिटी में, 5 में से 2 खा लेते, 3 लगा देते पार्क में, तो वो भ्रष्टाचार भी एक बार को सहनीय है। लेकिन जो आप प्रश्न पत्र बेच रहे हैं अपने बच्चों का, अपने बच्चों को बेरोजगार करके, जो नशा बिकने दे रहे हैं, जो आप प्लास्टिक यहां बिकने दे रहे हैं उत्तराखंड के पर्यावरण को खत्म करने के लिए, जो आप महिलाओं के साथ अपराध होने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा धोखा आप उत्तराखंड के साथ कर रहे हैं। यहाँ की जमीन जो आप खुर्द-बुर्द होने दे रहे हैं, बाहर के बिल्डर को यहाँ आप पनपने दे रहे हैं, तो आपका अपना कहने को क्या रह जाएगा? ये मैं इन नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि खुद को तो बिकाऊ और गिरवी रखा ही रखा, अपने जमीर को भी आपने लॉकरों में गिरवी रख दिया है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आम आदमी पार्टी के हमारे विपिन जी बैठे हैं, इनसे भी एक बात पूछना चाहता हूँ। आप रविंद्र आनंद जी इस वक्त जो है मेयर पद के लिए दावेदार है और वो इस वक्त खड़े हैं, राइट? तो जो कल चुनाव होंगे उसमें जो भी निर्णय होगा वो 2 दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी आकर के जो नगर के जितनी ये गंदगी है, कूड़ेदान की स्थिति, ये कभी करते नहीं देखे। अगर बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी सफाई को लेकर, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी क्या करते हैं कि सारे विभाग उनके अंडर में है, लेकिन वहां की भी स्थिति इतनी खराब है कि गंदगी जिसे कहा जाए कि कूड़े की गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे भी कभी आपको ओपोजिशन में खड़े होकर के कभी नहीं देखा कि भाई आपने इसके मुद्दे को कभी उठाया हो कि नगर में सफाई अभियान हो, जैसे कि इससे पहले आप देखें कि जगह जगह कूड़ा है। अगर हम बात करें कि हमारा जो पुराना अभी 100 नंबर पे भी हमारा जो देहरादून है वो नहीं आया था सफाई के उसमें, ताकि आपको कोई 1200 करोड़ का 1100 करोड़ का कोई आपको नगर निगम में सफाई के लिए या स्मार्ट सिटी के लिए दिया जाता है, उसमें भी नहीं आया था 100 नंबर पे। विपिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए सर, यदि आप करें बात दिल्ली की तो एमसीडी आपको शायद याद होगा 1 साल पहले ही आम आदमी पार्टी के पास आई है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो गर्त किया है दिल्ली का, एमसीडी के जो एमसीडी पे राज उन्होंने किया दिल्ली। बट विपिन जी, ये तो डेली का, विपिन जी तो डेली का कार्य है ना, डेली की सफाई अभियान है, डेली का कार्य है। 1 साल पहले क्या था, 6 महीने बिल्कुल सफाई। लेकिन ऐसा देखिए, जिस चीज को गंदगी का ढेर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया हो उसको सफाई करने में कुछ समय सर लगता है। अगर 1 साल का आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो बतेरा काम दिल्ली के अंदर हुआ है। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून निकाय को ऐसे गर्त में धकेल दिया है, स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी चीज जो आज चर्चाओं में है, जो मलिन बस्तियां चर्चाओं में है, शहर तो इन्होंने कूड़े का ढेर बना ही दिया है। अगर आप बात करें बरसात की, जब बरसात होती है तो उजागर होके आती है स्मार्ट सिटी की। मुझे लगता है कि गाड़ियों पे ना चल के लोगों को नाव की जरूरत महसूस होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 10-15 साल के अंदर देहरादून का सत्यानाश और सर्वनाश किया है, उसको जनता भली भांति देख रही है। और अभी गरिमा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री जी जो अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं वो अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपनी उपलब्धि गिनाएंगे तो जनता ये पूछेगी कि सुनील उनियाल गामा, जिनकी संपत्ति 100 गुनी हो गई है, आय से अधिक संपत्ति पे उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया है, तो वो संपत्ति आखिर आई कहां से? स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर आप सवाल पूछ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो स्थितियां इतनी विकट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और महत्वपूर्ण बात सर ये है
कि जो मलिन बस्तियां हैं उनको लेकर पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी मलिन बस्ती के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और अब एनजीटी ने पिक्चर क्लियर कर दी है कि जो अध्यादेश आप लेके आ रहे हैं वो लागू एनजीटी में नहीं होता है, यानी कि तलवार मलिन बस्तियों पे लटक रही है। हम सवाल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आखिर वो मलिन बस्तियां किसने बसाई? आखिर उनको आधार कार्ड, उनके बिजली के कनेक्शन, उनको पानी के कनेक्शन, उनके वोटर कार्ड किसने बना के दिए? आप अगर जमीन पर सर्वे करेंगे तो आपको ये लगेगा कि नदी के किनारे मात्र 10 मीटर पर, ये तो 100 मीटर की बात कर रहे हैं, मैं 10 मीटर पर आपको दिखा सकता हूं जाके कि वहां पर सीवर की लाइनें बिछा रखी हैं सरकार ने। यानी कि कहीं ना कहीं आप मलिन बस्तियों को बसाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और कहीं ना कहीं उन लोगों को धोखे में रखने का आपका बहुत बड़ा योगदान है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस नगर निकाय चुनाव में भुगतने को मिलेगा। जी मीनाक्षी जी, मैं एक सवाल आपसे भी है। यूकेडी उत्तराखंड की सबसे पुरानी पार्टी है, यानी कि जो स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट में हमारी जो पार्टीज होती है, जैसे यूपी की बात करें, यूपी में मुलायम सिंह यादव है ना, दिल्ली में हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बनी गए हैं। तो उत्तराखंड में यूकेडी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी परचम नहीं ला पाई, वो अलग चीज हो गई। लेकिन कभी अपोजिशन में बैठ करके भी पन्नी की बात कर रहे हैं, जो पॉलिथीन है, अगर आप देखें कि मोदी जी ने पॉलिथीन के ऊपर बैन लगाने के लिए बहुत पुराना एक मुहिम चलाई थी, 5 साल इस बात को शायद लगभग हो चुके हैं, और उसमें कुछ एक्टिव भी हुए थे। लेकिन अगर आप देखें उस पॉलिथीन की बात करें तो सब्जी मंडी के आसपास कोई रेडी वाला अगर कहीं कोई पन्नी का एक लिफाफा उसको पैकेट मिल जाता है तो डीएम एसडीएम की तरफ से एक आते हैं और उसमें चालान कर देते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री है, जो होलसेलर बेच रहे हैं, उनके लिए कभी यूकेडी या आम आदमी पार्टी, मैं कांग्रेस से भी बात कहूँ, कभी उन्होंने इसके ऊपर आकर के सड़कों के ऊपर कभी ये अभियान नहीं चलाया कि जो चीजें बंद कर दी गई उसको स्टॉप कर दी गई, उसको वापस चला रहे हैं। आप हर जगह दुकान पे देखिए, अभी आपको प्लास्टिक की पन्नियों का सारा जितना भी है उदाहरण देखिए, सारी मार्केट में मिलेगी आप, कहीं ऐसी जगह नहीं। और इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किया गया, एड के ऊपर भी खर्च किया गया, लेकिन फाइनली उस एड के ऊपर खर्च किया पैसा किसी काम आता है? जी चौहान जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमला होता है वो छोटे रेडी वेडी वाले होते हैं, इन पे हमला होता है बेसिकली, और जो बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही इस प्रकार की है कि वो गरीबों को वो रहने ही नहीं देना चाहती है दरअसल। और जहां तक बात आई कि यूकेडी सवाल क्यों नहीं उठाती है, तो यूकेडी लगातार इन मुद्दों पे सवाल उठाती है, और मात्र पर्यावरण को लेके ही नहीं, मतलब सिर्फ पॉलिथीन को लेके ही नहीं, बल्कि पर्यावरण को अन्य जो चीजें इफेक्ट करती है उन सभी चीजों को लेके यूकेडी लगातार सवाल उठाती है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा चर्चाओं में हम लोग नहीं आ पाते, क्योंकि आज आप जानते हैं कि चर्चा जो है बेसिकली मीडिया के थ्रू होती है, और मीडिया इतना ज्यादा बहुत से मीडिया जो है इस तरह से हैं जो आपका मतलब इन जो सत्ताधारी जो पार्टीज होती हैं बेसिकली इन्हीं को दिखाने में ज्यादा व्यस्त रहती है। क्योंकि आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार की राजनीति यहाँ पर हो गई है, चाहे हम बात करें चुनाव को लेके बात करें कि कितना ज्यादा धन बल का इस्तेमाल होता है, या फिर हम बात करें मीडिया मैनेजमेंट की बात करें, तो वो हम अच्छी भली बात हम सभी लोग जानते हैं कि मीडिया किस प्रकार से मैनेज हो रहा है कई जगहों पे। तो यही इश्यूज है कि यूकेडी फिर भी लगातार जो है ये शायद मीनाक्षी जी का नेटवर्क पे प्रॉब्लम है। गरिमा जी, मैं आपसे दोबारा से एक क्वेश्चन करूंगा। आप मोथरा वाला की बात करें, मेरे को अभी जो संज्ञान में है मोथरा वाले में अगर बात करें कि यहाँ के जो नगर निगम के चुनाव हुए थे पहले, उसमें कांग्रेस के आपके बहुत पुराने हैं जो पिछले करीबन 4 से 5 दशक से वो अपना जीतते आ रहे हैं। अचानक उन्होंने अग्रवाल जी के साथ, जैसे ही अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन जैसे वो बीजेपी में आते हैं तो कुछ चीजें उनके ऊपर उठाई थी, वो सारी की सारी वॉशिंग मशीन की तरह साफ होकर के क्या वापस से लगता है कि जो कहते हैं मोदी जी के लिए कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आएंगे तो आपकी सारी धुलाई हो जाएगी, और धुलाई होने के बाद आपके कपड़े की तरह नीट एंड क्लीन हो जाएंगे।
ऐसा ये देहरादून में भी चल रहा है? देहरादून में मैं चौहान जी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो बिलो द बेल्ट हो जाता है। अब चुनाव है, प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत करी है, तो मैं पर्टिकुलर एक एक प्रत्याशी के यहाँ पर भांडाफोड़ तो जी। नहीं करूंगी। कईयों का पता भी है लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अग्रवाल जी आपके बहुत पुराने आपके नहीं, अग्रवाल जी जो थे यहाँ के विधायक रहे, सांसद भी रहे, और मेरे ख्याल से बहुत पुराने, और उनके यहाँ कार्य भी बड़े सराहनीय हैं। लोग कहते हैं कि अग्रवाल जी के टाइम पे बहुत कार्य हुए हैं। पूर्व ये काबीना कोई मंत्री रहे अगर हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं प्रदेश के, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित किया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन कहा ना, कुछ लोग कुछ चीजों के ऊपर सेल का टैग है, कितनी भी महंगी कोई चीज हो उस पर सेल का टैग लगा होता है कई बार, तो और जी कुछ लोग बिकाऊ नहीं होते। तो शायद अग्रवाल जी उन्हीं में से एक थे जो बिकाऊ माल थे और बिक गए, तो वो चले गए। और जाने वालों के ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती, उनको और जी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। और इतिहास दर्ज होगा अग्रवाल जी की, जब जब बात निकलेगी तो एक दल बदलू, एक जयचंद और एक विभीषण के रूप में ही उनको याद किया जाएगा। उनके अच्छे कार्यों को कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलती है, नेगेटिव खबर ज्यादा तेजी से जी फैलती है पॉजिटिव खबर के बनिस्बत। अगर हम बात करें यहाँ देहरादून की, आप इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, देहरादून में गामा जी का कार्यकाल 5 साल का रहा, उससे पहले चमोली जी का कार्यकाल रहा, और गिनाने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। ये जो फ्लाईओवर्स आप देख रहे हैं, चाहे बल्लीवाला का हो, चाहे बल्लूपुर का हो, चाहे मोथरावाला का हो, ये सारे, मौखमपुर का हो, ये सारे फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी की देन है। मुझे अभी भी याद है, माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, जी तो हम स्वयं इनके उद्घाटनों में शामिल हुए हैं, चाहे वो अंडर पासेस बने हों उसमें हम शामिल हुए हैं। और मेट्रो, अब आप देखिए इतना दबाव यहाँ पड़ता जा रहा है, तो मेट्रो जरूरी है उत्तराखंड के लिए, खासकर देहरादून के लिए। 2016 में हमारी सरकार थी, डीपीआर बनी, मेट्रो में कितना खर्चा आएगा, कहां से कहां तक मेट्रो चलेगी, ये पूरा चिन्हित हो गया। लेकिन उसके बाद 2017 में जो मक्कार सरकारें आई, नक्कारी सरकारें आई, उन्होंने फॉलो अप ही नहीं किया केंद्र सरकार के साथ। जो डीपीआर 16 में बनकर तैयार हो गई हो, उसका काम कम से कम 17-18 में तो शुरू हो जाना चाहिए था। अब कुछ दिन पहले मैंने अमित शाह जी का बयान सुना, नड्डा जी का बयान पढ़ा था कहीं, कि पहले अधूरी पड़ी हुई मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम होगा और नई सिरे से जहां मेट्रो आनी है उस प्रोजेक्ट्स को हम बाद में लेंगे, पहले अधूरे पड़े को पूरा करेंगे। तो यहाँ तो अधूरा भी नहीं है। अब आप सोचिए, 8 साल इस सरकार को हो गए, इन्होंने केंद्र सरकार से कोई राब्ता ही नहीं किया, कोई संपर्क ही नहीं किया मेट्रो के लिए। ये बुलेट ट्रेन चलाने का वादा करने वाले लोग, ये सी प्लेन चलाने का वादा करने वाले लोग, आज इतना दबाव है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आपको पता है कि एक्यूआई क्या जा रहा है, कितना पोल्यूशन वहां पर है, उसकी वजह से लोग हर चीज के संग समझौता कर सकते हैं, अपने बच्चों को बीमारी के संग कोई समझौता नहीं कर सकता। उनके बच्चों के फेफड़े खराब हो, ये कोई माँ बाप सहन नहीं कर पा रहा है। और असंख्य माँ बाप तो मुझे मिल गए जो कह रहे हैं देहरादून एजुकेशनल हब है, अपनी फैमिली को यहाँ रखेंगे, हम दिल्ली में जॉब करते रहेंगे, हर फ्राइडे को आएंगे, सैटरडे संडे यहाँ परिवार के संग रहेंगे, मंडे को फिर दिल्ली चले जाएंगे। तो ये जो भार हम पर अतिरिक्त पड़ने वाला है, इसके लिए क्या तैयारी की इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने और इस प्रचंड बहुमत की सरकार ने? यू विल बी सरप्राइज्ड, यहाँ पैनल में भी जितने लोग हैं वो शॉक्ड हो जाएंगे ये बात सुनकर कि 2011 की जनगणना हुई, 2011 के बाद आज हम 25 में बात कर रहे हैं, 14 साल लगभग हो गए हमारे देश के अंदर जनगणना नहीं हुई है। और अगर जनगणना जो 2021 में हो जानी चाहिए थी, हर 10 साल में जनगणना होती है, अगर 2021 में नहीं हुई, कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है, बाकी सारे देशों में हो गई कोरोना काल समाप्त होते ही, हमारे देश में समय नहीं मिल पा रहा। जनगणना पहले हर 10 साल में होती थी। हाँ, मैं नटशेल में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ चौहान जी। अगर आपके पास डेटा नहीं होगा, डेटा किसका? स्थायी अपने नागरिक कितने हैं देहरादून के अंदर, कितने हैं काशीपुर के अंदर, कितने हैं पिथौरागढ़ के अंदर, स्थायी नागरिक कितने हैं, कितनों को पेयजल की आपूर्ति होनी है, कितनों को बिजली की आपूर्ति होनी है, कितनी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, कितने यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, अतिरिक्त कितनी पॉपुलेशन आ रही है घूमने फिरने वाली। तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं, चाहे वो छोटी सरकारों के हों चाहे वो बड़ी सरकारों के हों, पॉलिसीज तब बन पाएंगी व्हेन यू विल हैव द डेटा। आपके पास डेटा तो है नहीं, तो सड़कें कितनों के लिए बनानी है, पार्क कितनों के लिए बनाना है, बसें कितनों के लिए चलानी है, महिलाएं कितनी है देहरादून के अंदर, महिलाओं के लिए जब आप कोई नीति लाएंगे तो कितनी महिलाएं हैं ये किसको पता है? अब आप सोचिए, एक चौंकाने वाला बड़कोट से फैक्ट पता चला, जितनी बड़कोट की जनसंख्या
उतने बड़कोट में मतदाता है। जी जनसंख्या भी राज्य निर्वाचन आयोग बता रहा है, मतदाता भी राज्य निर्वाचन आयोग बता रहा है, यानी 18 साल से नीचे वहां कोई नहीं है बड़कोट में, टेक्निकली स्पीकिंग। जितनी जनसंख्या है उतने मतदाता हैं, बच्चे हैं ही नहीं, वहां होते ही नहीं बच्चे लोगों के। कहने का मतलब है राज्य 18 से निर्वाचन आयोग। 18 मतलब उस मध्य, यानी कि उसके अनुसार ये हो गया कि 18 से नीचे की कोई जनसंख्या ही नहीं है। हाँ, मतलब निर्वाचन आयोग का कहना है बड़कोट की जनसंख्या जी। इतने हजार है और इतने ही उसके मतदाता है, 99.9% मतदाता बता दिए। तो ये तो हमारे वहां डेटा चल रहा है। तो आप सोचिए गामा ने कैसे काम किया होगा, ये अपने चमोली ने कैसे काम किया होगा। आज तक शहर की जनगणना ही करवा लो, शहर में कितने पुल आपको पता है जर्जर अवस्था में। मैं जहां रहती हूँ कांवली रोड में, ऐसा डर लगा रहता है कि कब ये पुल गिर जाएगा। कांवली रोड में एक पुल है, तो वो पुल कब गिर जाए। और इतनी आवाजाही है, दिन भर इतनी आवाजाही है, हर बरसात के मौसम में ऐसा लगता है कि गया और अपने साथ कितनों को ले जाएगा। तो उन पुलों का कोई निरीक्षण आरक्षण करने के लिए नहीं। और जैसा कि आपको बताया कि कभी ऑल वेदर रोड के नाम से, कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम से यहाँ पेड़ों का कटान होता रहा, पर्यावरण को नुकसान होता रहा। नगर निगम का काम केवल क्या कूड़ा उठाने वाली, कूड़े वाले बाबा आए, कूड़े वाले बाबा आए, कूड़ा उठाने आए, ये गाना बजाने के लिए है क्या नगर निगम? नगर निगम की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और टैक्स जमा होता है, करोड़ों का टैक्स आता है नगर निगम के पास उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। आपने क्या किया? आपने सोचा बस घर घर कूड़ा उठान कर देंगे, बस काम खत्म। एक अभी और न्यूज चल रही थी पिछले कुछ दिन पहले, जिसमें गामा जी के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे थे कि गामा जी से क्वेश्चन किया गया कि 90 करोड़ रुपए का एक कुछ मामला आया था, जिसमें 15-15 हजार रुपए एम्प्लॉय रखे गए थे, लेकिन 15,000 वाले एम्प्लॉय थे नहीं और वो 2,000 में किसी को दे करके रखा गया। वो पीडीएफ मेरे द्वारा जारी की गई थी, 29 पन्नों की पीडीएफ थी। थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा खोजी किस्म की हूं, तो इनके जितने चिट्ठे हैं उसकी कटिंग रखती हूँ। तो चाहे वो धामी जी के चिट्ठे हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी के हो, जब आपको चाहिए हो मुझसे ले लीजिएगा। तो इनकी कटिंग रखती हूँ अखबारों की। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी रखते हैं, अपनी न्यूज जहां छपी हो उसकी कटिंग रखते हैं, मैं दूसरों की रखती हूँ। तो गामा जी का और चमोली जी का जितना भी भ्रष्टाचार था उसकी कटिंगें जमा करते करते एक पीडीएफ तैयार हुई 29 पन्नों की। उस पन्ने में मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करा वो पीडीएफ और बताया जन सामान्य को, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। 100 कर्मी रखे गए भाई साहब, और वो 100 कर्मी मौके पर नहीं पाए गए। सबकी तनख्वाह 15 से 30 हजार के बीच में थी और उसमें कई लोग गामा जी के रिश्तेदार थे। जी, उसमें इंक्वायरी भी हो चुकी है, इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है वैसे उसमें, वो तो निष्कर्ष तब पता लगेगा जब इंक्वायरी बिल्कुल सही तरीके से जाए, सही रास्ते पे जाए। सुनिए, इंक्वायरी तो होती रहेगी, जिलाधिकारी झूठ बोलेगा क्या? इन्होंने क्या किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने निकाय के चुनाव समय पर कराए नहीं, प्रशासक बैठा दिए। अब हर प्रशासक तो बिकाऊ और डिसऑनेस्ट होता नहीं है, खाऊ नहीं होता ना हर अधिकारी। तो इससे पहले जो सविन मंसल जी तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके काम पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर इनसे पहले जो सोनिका सिंह जिलाधिकारी बनी, वो साफ तौर पर कह के गई सार्वजनिक तौर पर 60% भूमि नगर निगम की 2016 में जितनी भूमि नगर निगम देहरादून के पास थी उसकी 60% भी बाकी नहीं बची, सब पर कब्जा हो गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मेरे अध्यक्ष करण महारा ने और मैंने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि सहजधारा रोड में 6 बीघा जमीन एक सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी ने न सिर्फ नगर निगम की कब्जा कर रखी है, बल्कि उसके ऊपर एक विशाल काय अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल दिया है। डालनवाला थाने की बात करूं तो डालनवाला थाने में एक जमीन व्यक्ति को दे दी गई, कब्जा करवा दिया गया और वो व्यक्ति हाउस टैक्स भर रहा है उस जमीन पर, और वो जमीन है नगर निगम की। ये खोल खोल के चिट्ठे हमने रखे ट्रिपल इंजन सरकार के पास, लेकिन सरकार काम करने को तैयार नहीं। इस बार अच्छा भला वो भाजपा का भाटी को नहीं दिया। यहाँ इंदिरापुरम में एक जगह है, पेज नंबर 2, भाटी वहां का पार्षद खुद, अपनी पत्नी खुद, पता नहीं 15 साल से उनका राज था भाटी पति पत्नी का। इतना आतंक पूरे क्षेत्र में उन्होंने मचा रखा था भ्रष्टाचार का, जमीनों को खुर्द-बुर्द करना, कब्जा करना, लगातार हम उठाते रहे 15 साल से। अब उनको जाके उनका राज खत्म हुआ, सुना बागी निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए। 46 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100 वार्ड्स भाजपा में बागी खड़े हो गए। तो अब चिंता तो भाजपा को करनी है, रातों की नींदें तो भाजपा की उड़ेंगी, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं।
मैं मीनाक्षी जी पर जाऊंगा, उनका लिंक इसमें वाईफाई की प्रॉब्लम थी शायद। मीनाक्षी जी कंटिन्यू करने के लिए मैंने आपको बोला था कि जो अभी निकाय के जो भी चुनाव हो रहे हैं, यूकेडी को क्या लगता है कि कुछ बदलाव आने वाला है? क्योंकि जो निगम के चुनाव होते हैं, हकीकत ये है कि वो किसी चेहरे पे नहीं होने चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। बाकी जनता क्या करती है, जनता क्या कहेगी, क्योंकि जो नगर के जितने भी चुनाव होते हैं, या वो किसी भी वरिष्ठ नेताओं से, मैं अगर बात करूं राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी के, वही उनके नाम पे उनके चेहरे पे दिए जाए, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ चुनाव में कुछ तब्दीली आएगी या नहीं? चौहान जी देखिए, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं बेसिकली हम सभी जानते हैं कि ये पर्टिकुलर उस चेहरे पे होते हैं जो आपके घर के आसपास होता है। ये लोकल मुद्दों जी के बिल्कुल चुनाव होते बिल्कुल। हैं कि हमारी लोकल सड़कें मुद्दों ठीक के से ऊपर। बनी नहीं बनी, इन सड़कों पे लाइटिंग हुई या नहीं हुई, पानी हमारे पास कैसा आया, या हमारी जो बाकी जो समस्याएं थी कुछ सर्टिफिकेट्स बनाने की, कुछ योजनाएं जो आती हैं वो हमारे पास रेगुलर आई या नहीं आई। तो हम ये चीजें देखते हैं कि हमारे आसपास जो पार्षद है वो व्यक्ति उसने इसमें कितना एक्टिवली काम किया। तो आप जी देखेंगे कि इस बार जैसे मैम ने ही बताया कि 46 तो बागी है भाजपा के, बागी चुनाव लड़ रहे बिल्कुल हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि हम भाजपा की जो नीयत है वो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये बागी जो है जीत भी जाते हैं तो ये किसी ना किसी तरह कोई लालच देके इनको दोबारा अपनी पार्टी में ले ही लेगी। तो कहीं ना जी कहीं मतलब मेरा ये मानना है कि यदि निर्दलीय जीतता है तो निर्दलियों को अपना सेपरेटली रहना चाहिए। इन भाजपा भाजपा को मजबूत आखिर कौन कर रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं भाजपा को मजबूत। और भाजपा को मजबूत करने से हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस प्रकार से देहरादून में अगर आप देखेंगे कि नगर निगम के पास तो इतना रिकॉर्ड भी नहीं है जितना जितना शायद गरिमा मैम ने निकाल लिया, वो तो उन्होंने निकाल लिया कहीं से, लेकिन नगर निगम के पास अपना खुद का रिकॉर्ड नहीं है कि नगर निगम की कितनी जमीनों पे कब्जा हो गया है। तो ये स्थिति जो है भाजपा ने यहाँ पे क्रिएट कर दी है जो भ्रष्टाचार को लेके है। तो इस तरह की जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, इस बार जनता जो है वो समझ रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप भाजपा, आप देखिए अगर निर्दलीय को लोग सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ये भाजपा से लोग निराश हैं, इसीलिए ये लोग निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक मैं अच्छा, यूकेडी एक की सवाल बात और है करूं। मेरा। जी, जी एक सवाल और था बीच में, मैं आपको टोक रहा हूँ। जो यूकेडी के जितने भी, अगर आप हर जगह की बात करें, तो कई जगह पर आपके यूकेडी के प्रत्याशी खड़े ही नहीं हुए हैं। वजह मतलब कि अब प्रत्याशी थे नहीं या कोई और वजह रही है? नहीं देखिए, ये बात हम देखिए धनबल में हम सभी जानते हैं कि उस प्रकार से नहीं है कि हम सारे के सारे जगहों पे जो है अपने जी प्रत्याशी खड़े कर सकें। लेकिन जहां पर भी हमसे पॉसिबिलिटी हुई वहां पे हमने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। और ये देखिए बदलाव आएगा, बेशक थोड़े से आए लेकिन बदलाव जरूर आएगा। और हमने मेयर पद पे हमने फौजी जो हमारे रिटायर्ड कैप्टन है जी। उनको हाँ, इस बार वोट दिया है, क्योंकि फौजी वीरेंद्र बहुल बीस जी, वीरेंद्र बीस हाँ जी जी, खड़े हैं कैप्टन वहां। वीरेंद्र बिष्ट हैं। और और कहीं ना कहीं जी फौजी बहुल जी। प्रदेश है, और इस प्रदेश में फौजियों को जो है ईमानदारी, उनकी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा की अगर हम बात करें तो बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती होते हैं। तो इस बार हमने मेयर पोजीशन पे उनको फौजियों को अपना टिकट दिया है। मैं वीरेंद्र जी में पर्सनली भी बहुत परिचित हूँ, मेरे मित्र भी हैं वैसे वो। और जी जी क्योंकि उत्तराखंड जो है एक फौजियों का कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं, जिन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं और आज भी जो है। और गरिमा जी खुद बात करें तो गरिमा जी खुद के ही पति जो है इस उसमें विभाग में है। तो कहते हैं कि अगर कोई बदलाव आता है तो लगता है कि बदलाव आने से नगर निगम की स्थिति जो चेंज होगी कि नहीं होगी। जो अभी हालात है, अगर आप कूड़ेदान की बात करें, ये पीछे अगर आप देखिए बाईपास की बात करते हैं जो पिछले 15 साल में तो हमने अपने देहरादून को बर्बाद होते हुए ही देखा है। तो मुझे लगता है अगर जी बदलाव होता है और जनता इस चीज को समझती है तो ये जरूर सुधार की तरफ ही ये चीजें जाएंगी। क्योंकि जनता जब परेशान हुई है तो वो बदलाव जरूर चाहेगी। तो मुझे लगता है कि इस बार बदलाव होता है तो स्थितियां सुधरनी चाहिए। हालांकि स्थिति इतनी खराब इस देहरादून की कर दी है कि इसको सुधरने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर 5 साल के लिए मुझे लगता है कि दोबारा इनकी सरकार आ जाती है तो ये इस देहरादून को बिल्कुल रहने योग्य नहीं रहने देंगे। जिस प्रकार से इन्होंने सिर्फ जितना भी इसमें बजट आया, जितना भी पैसा आया, उसको सिर्फ इन्होंने अपने घर भरने में लगाया।
आप सड़कों के हाल देख लीजिए। 1 साल के लिए जो चुनाव डिले हुआ, इन्होंने उसको आनन-फानन में सड़कें बनाना शुरू कर दिया कि कम से कम लोगों को दिखाने के लिए हो जाए कि सड़कें बनी हैं शहर की। लेकिन आज आप देखिए कि जैसी जैसी ये चुनाव का डेट फाइनल हुआ, उन्होंने फिर से सड़कों को खोदना शुरू कर दिया है। तो मैं इतना खुद ज़्यादा जनता मैं यहाँ मोथो की। वाला, मेरे मोथो जी, वाला की बिल्कुल। तरफ मेरा ऑफिस है जहाँ से मैं अभी आपको कर रहा हूँ। अगर वो बात करें 2 से 2.5 साल से ऊपर ज्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि अगर एक व्यक्ति आकर के रोड को बनाता है अपने पाइप डालने के बाद, दूसरे दिन आकर के दूसरा व्यक्ति आकर उसको फिर खोद देता है। फिर उसका परिणाम ये होता है कि उसको पेमेंट मिलती है। कि तीसरा आके कहते हैं कि अभी ये जी, हम सभी ये जान उसकी रहे हैं कि ये पाइप भ्रष्टाचार पानी का की एक तरीका पाइपलाइन है। चल रही है। जी ये भ्रष्टाचार का विपिन जी, एक मैं तरीका आपसे है, एक हम क्वेश्चन सब करना इस चीज़ चाहूंगा। को जानते हैं। जी जी, मैं एक बार विपिन जी से भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। विपिन जी को मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है स्वच्छता, कहते हैं कि हमारे जो केजरीवाल जी हैं, वो बहुत सक्षम है काफी चीजों में लाने के। भला वो धरातल पे उतरे ना उतरे वो बात की बात है। लेकिन आप देहरादून के मामले में क्या लगता है कि क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला था। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि जो आप जगह जगह जाकर के आपने ये चीजें देखी हैं, आपको लगता है कि नगर निगम में आपका कोई परचम लहराएगा या कुछ सीट ले पाएंगे आप? देखिए, हमारा काम प्रयास करना है, किसी भी पार्टी का काम प्रयास जी करना होता है। ये निश्चित तौर से जी चौहान जी, इस पर बदलाव निश्चित तौर से होने जा रहा है, क्योंकि देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी नगर निकाय चुनाव में हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, वो हमेशा प्रयास जी करेगा। जनता की सेवा करने का पार्टी प्रयास करती है और वो चुनाव में हमेशा जाएगा। ये जनता ने तय करना है जी कि हमें किसको चुनना है। निश्चित तौर से अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है और आम आदमी पार्टी का मेयर आता है, तो निश्चित तौर से दिल्ली की योजनाएं हैं वो यहाँ पर हम लागू करेंगे। दिल्ली के अंदर एमसीडी में कोई काम कराने कोई नागरिक नहीं जाता है, उसके घर पे अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं और उनके काम को उनके घर पर करते हैं। निश्चित तौर से हम वो योजनाएं यहाँ पर लागू करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 15 साल की और भारतीय जनता पार्टी कुशासन की, तो ये बदलाव निश्चित तौर से होने जा रहा है। हम नहीं कहते हमें बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस को मिल रहा है, यूपीडी को मिल रहा है, ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता ने ये मन जरूर बना लिया है कि निश्चित तौर से बदलाव जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से देहरादून को गर्त में डालने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, अभी हमारी बहन गरिमा जी कह रही थी कि इनके पास डाटा नहीं है। अरे उनके पास डाटा है, उनके पास डाटा वोटर्स का है। उनको केवल सुबह शाम दिन रात केवल एक काम होता है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सड़कें अगर टूट रही हैं, नालियां भर रही हैं, कूड़े में तब्दील प्रदेश हो रहा है, तो उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि इनके भ्रष्ट नेता जो योजनाएं आती हैं उनका सारा पैसा खुद डकार जाते हैं, सफाई कर्मचारियों का पैसा डकार जाते हैं, और जब इन पर इंक्वायरियां सेटअप होती हैं तो ये फाइलें चोरी करवा देते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि जी हमारे नगर निगम से फाइलें लेकिन चोरी हुए वो। इस बार एक और चीज आई है जो भविष्य में पहले नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता हो। जो कि आप धामी जी ने एक बात कही, पहले डबल इंजन चलता था, डबल इंजन से कहता है कि थोड़ी पावर बढ़ गई। अब वो बार तो तीसरा इंजन भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे तीसरा आप? इंजन, सर तीसरा इंजन जुड़ा हुआ था, पिछले 15 साल से हम तीसरा इंजन देख रहे हैं। लेकिन तीसरा इंजन वो ही तो कह था। रहे कि दोबारा जो वो तो कह रहे कि तीसरा इंजन जोड़िए और तरक्की होगी। तो पिछला जो इंजन था उसमें कोई खराबी आ गई थी या कोई वजह थी या चौहान वो जी, पीछे ब्रेक हुआ है? जनता वही दरअसल तो पूछ दरअसल रही है। चौहान जी जनता यही इनके पूछ इंजन रही है। अपोजिट दिशा में चल रहे हैं। ये इंजन जी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, तो ये चौहान बर्बादी तो साहब होनी ही है। चौहान साहब, जनता यही पूछ रही है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो पहला इंजन केंद्र सरकार में लगा हुआ है, दूसरा राज्य सरकार में लगा हुआ है, तीसरा इंजन जो फेल हो चुका है। पहले तो दूसरा इंजन भी फेल है और पहला इंजन भी जी फेल है। मुझे लगता है पहला इंजन भी गंतव्य तक ना पहुंच पाए, उम्मीद तो ऐसी ही लग रही है। लेकिन उपलब्धि बताइए तीसरे इंजन की। तीसरा इंजन जनता ने 15 साल से तीसरा इंजन दे रखा है जी देहरादून को, तो तीसरा इंजन कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है? आज अगर आप सड़क पर निकल जाएं, कोई बीमार व्यक्ति भगवान ना करे उसको कोई तबीयत खराब हो जाए और उसको सड़क पे निकलना पड़ जाए, तो इतना जाम, स्थिति इतनी गंभीर है जाम की कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये जो नवीकरण की बात आज कर रहे हैं, जो नालियों की सफाई की बात कर रहे हैं, ये जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ये सब हवा हवाई है।
गरिमा जी को काफी मुझे लगता है कि कहीं आधे घंटे से ज्यादा का समय पहले ले लिया गया था और आधा घंटा ये मैं आप लोग बाद में एक continue मुद्दे को करिए। लेके मैं जी। इस मुद्दे को दोबारा लेके आऊंगा आपके पास, क्योंकि गरिमा जी एक ऐसी प्रवक्ता है जो सिर्फ टीवी चैनल पे आने के अलावा ना बाकी जो कहते हैं 29 पन्नों वाला जैसे कोई होता ना, तो ऐसी कोई उनके पास बुकलेट होती है कहीं ना कहीं निकाल के रखती हैं। और उम्मीद है कि शायद मैं सभी को ये कहूँ कि आप तीनों को ही, और कि आप सब जीते अपने अपने उसमें। अब ये देखते हैं कि परचम कौन लहराता है। मेरी तो सबके साथ दुआएं होंगी क्योंकि मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, मेरे लिए तो सभी आप चौहान जी यहाँ दर्शकों को बताना जरूरी है कि कैसे रणछोड़ दास ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं और चैनलों में फर्क करने लगे हैं। अभी यही कोई बड़ा चैनल इन लोगों को बुलाता बैठाता तो वहां ये कूद के यही अहंकार, यही गुरूर इनको नहीं डूबेगा। मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम जो है पोर्टल्स में नहीं करते, मैंने अपना परिचय दिया है, सब कुछ बात होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, वो जुड़ने की कोशिश करी, ऐसी बात नहीं है। बट वैसे उनके पास बहुत मैं यही तो यहाँ आपके चैनल में मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से पूछना चाहती हूँ, कोई सुरखाब के पर लगे हैं तुम्हारे प्रवक्ताओं में जो वो पोर्टल्स में नहीं आ सकते, या पैरों में मेहंदी लगी है? वो एक गजल है ना, उनके पैरों में मेहंदी लगी है, वो आने जाने के काबिल नहीं है। तो कहीं या तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखने के काबिल नहीं है, उनको पता है यहाँ आते तो कपड़े फट जाते। तो शायद रीजन पोर्टल वोटल कुछ नहीं है भाई साहब, रीजन यही है कि गिनाने के लिए भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं, मुंह छुपाते फिर रहे भाजपा के प्रवक्ता जी। क्योंकि बीजेपी से कोई जुड़ा होता तो शायद मेरे 4 क्वेश्चन और थे, और 4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट उसमें जरूर लूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने बना के आज जुड़ा है ना, आने वाले भविष्य में जुड़ेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। जुड़े गरिमा जी जुड़ेंगे, मैं ये भी आपको श्योर कर रहा हूँ, अपनी अपनी तरीके होते हैं। फिर उसमें आपको मुझसे वंचित नहीं, मुझसे वंचित होना होगा, क्योंकि वो जहां मेरा नाम सुनते हैं वो भाग खड़े होते हैं, वो नहीं आते हैं, वो चैनलों में नहीं आते, वो आपके पोर्टल को क्या आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी उस जगह पर हैं और ये भी उस जगह पर। 4 सवाल थे भाई साहब, आपके पास 4 सवाल थे, हमारे पास 40 सवाल थे। हम भी तो नागरिक हैं शहर के, हमारा भी तो हक है सवाल पूछने का सत्ता पक्ष से, केवल विपक्षी नेत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते मेरे भी तो कुछ सवाल हैं। मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा जिस तरफ ये शहर जा रहा है? ये शहर वो था जहां फौजी बसना पसंद करते थे, कोई आईएएस अधिकारी यहाँ आ जाए वो छोड़ना पसंद नहीं करता था देहरादून को। क्या ये शहर हुआ करता था? और क्या बना दिया इन्होंने कंक्रीट का जंगल। मैं अभी कुछ 15 दिन पहले गोवा होकर आई भाई साहब, सारा खंडहर हो रहा है वहां, प्रॉपर्टी बिल्कुल बीघों प्रॉपर्टी वेस्ट जा रही है, लेकिन किसी नेता की गिद्ध दृष्टि नहीं है कि वहां उस प्रॉपर्टी पे अपना 4 मंजिला रिजॉर्ट खड़ा कर दे, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ नेता ही बिके हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हमाम में सब नंगे हैं, तो किसको कहा जाए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 2 दिन के बाद सब अपने अपने जो कहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जिस नगर निगम में जो खड़े हैं, अब किसी की हार जीत तो सबके साथ लगी होती है, लेकिन सबको उम्मीद है कि हमारे कोई ना कोई व्यक्ति जीत के आएगा और परचम लहराएगा। विपिन जी थोड़ा सा इसलिए खामोश रहता है कि वो पिछला इलेक्शन थोड़ा सा उनका ठीक नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त बदलते कोई देर नहीं लगती है। ये जीवन का वो सत्य है कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले उसमें हम जरूर जो है कोई अच्छे मुद्दे पे करेंगे और बीजेपी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि 1 to 1 कोई हम बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।